नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद पांडे एक बार फिर हिंदी वर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक हम लोग पैलियोलिथिक हिस्ट्री की बात कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने पैलियोलिथिक हिस्ट्री, उसके साइट्स, उसके मेन फीचर्स आदि की चर्चा किए। अब आज से हम लोग मेसोलिथिक कल्चर को देखेंगे। मेसोलिथिक कल्चर की बात करेंगे, मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक कल्चर। मेसोलिथिक कल्चर, मध्य पाषाण काल। मेसो मतलब मैंने चर्चा किया था इन द मिडल, लिथिक लेथोस से बना है जिसका मतलब होता है पत्थर। मानव सभ्यता का ऐसा काल जिस काल में मानव ने पत्थर के औजार और पत्थर के औजारों के आधार पे मानवीय इतिहास की संरचना करने का प्रयास किया जाता है। चूँकि यह मिडिल है तो इसका मतलब ये हो गया कि यह पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की कड़ी है, तो दोनों के मध्य का है। तो मध्य का ऐसा क्षेत्र या मध्य का ऐसा काल, मानव इतिहास के मध्य का ऐसा जीवन शैली, उनकी ऐसी सामाजिक संरचना जिसका स्रोत या जिसका साक्ष्य पाषाण उपकरण या पत्थर हो, उन्हें हम मेसोलिथिक कहते हैं। तो मेसोलिथिक कल्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। मेसोलिथिक कल्चर मध्य पाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग हार्डर वेस्ट्राफ ने किया है। हार्डर वेस्ट्राफ, मध्य पाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग हार्डर वेस्ट्राफ ने किया है, क्योंकि प्रारंभिक दौर में माना जाता था कि मध्य पाषाण काल जैसी कोई कालक्रम या कोई युग नहीं रहा था। लेकिन जब फ्रांस का एक स्थान है मास द अजिल, फ्रांस का एक स्थान है मास द अजिल, मास द अजिल से पहली बार जॉन इवांस ने वहाँ पे जब एक्सकवेशन कराया, वहाँ पे खुदाई कराई, तो उस एक्सकवेशन के बाद कुछ ऐसे उपकरण प्राप्त हुए जो उपकरण प्रारंभिक मानव, पैलियोलिथिक मानव की अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत, अधिक बहुपयोगी, अधिक शार्प थे। जबकि नव पाषाण काल में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो टूल्स प्राप्त हुए, उनकी अपेक्षाकृत अभी उनका लेवल उतना अच्छा नहीं था। तो मतलब वह पैलियोलिथिक एज से अच्छा था, बेटर था, लेकिन नियोलिथिक एज की तरह भी नहीं पहुंच पाया था। तो इसी दोनों के मध्य की कड़ी होने के कारण इसे मध्य पाषाण काल को या मेसोलिथिक कल्चर को हम दोनों सभ्यताओं या दोनों संस्कृतियों के मध्य, दोनों कालों के मध्य एक संक्रमण काल मानते हैं। तो जो मेसोलिथिक है आपका, यह एक प्रकार से ट्रांजिशनल फेज है, एक प्रकार से ट्रांजिशनल एज है बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर। तो क्योंकि इस काल तक पहुँचते पहुँचते मानव न तो अभी पूरी तरह पैलियोलिथिक कल्चर, पूरा पाषाण कालीन सांस्कृतिक जीवन को छोड़ पाया था, और न तो वह नव पाषाण कालीन समुन्नत जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर पाया था, अडाप्ट कर पाया था। इसीलिए यह एक संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा था, इसीलिए इसे हम संक्रमण काल भी कहते हैं। इस शब्द का पहली बार प्रयोग, मेसोलिथिक कल्चर का प्रयोग हार्डर वेस्ट्राफ ने किया, जबकि इसका मुख्य जो क्षेत्र है जहाँ से इसके प्राथमिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह फ्रांस में स्थित है मास द अजिल। इसकी खुदाई का श्रेय है जॉन इवांस को। जॉन इवांस, तो जॉन इवांस ने यहाँ पे एक्सकवेशन कराया। इसके बाद विश्व में मध्य पाषाण काल की संकल्पना आती है। मध्य का पाषाण काल का सामान्य जो समय है वह मैंने पहले कहा था, क्योंकि जनरलाइजेशन के आधार पे हम इसको निर्धारित करेंगे, जबकि पूरे विश्व में एक टाइम फेज ऐसा नहीं है जिसमें हर जगह मेसोलिथिक कल्चर आ गया हो। तो हम जनरलाइजेशन के आधार पर मानते हैं कि विश्व परिप्रेक्ष्य में लगभग 10,000 ईसा पूर्व BC से लेकर 8000 BC
अथवा सामान्यतः 4-5 हजार BC तक इसका कालक्रम रहा होगा। इस काल तक पहुँचते पहुँचते पृथ्वी और विश्व के धरातल पे में अनेक भूतात्विक परिवर्तन होते हैं, अनेक पर्यावरणीय परिवर्तन होते हैं, जिन परिवर्तनों के फलस्वरूप जो विश्व का धरातल है या पृथ्वी का धरातल है उसमें वह अब धीरे धीरे आधुनिक स्वरूप धारण करने लगता है। इस काल तक पहुँचते पहुँचते घास आदि के मैदानों का विस्तार होता है, जिसके फलस्वरूप छोटे छोटे जीव जंतुओं का उद्भव होता है, जैसे खरगोश, भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि। तो इनके अनुकूल धरातल में परिवर्तन होता है और जब छोटे जानवरों का उद्भव होता है और जो धरातल है वह आधुनिक स्वरूप धारण करने लगता है, तो निश्चित तौर से छोटे जानवरों के शिकार के लिए, क्योंकि अभी भी इनकी जो लाइफ स्टाइल थी वह बेसिकली अभी भी शिकार या आखेट पर थी, तो ये अभी भी हंटरिंग और फूड गैदरिंग पर ही निर्भर थे। इसीलिए छोटे जानवरों के शिकार के लिए अब इन्हें छोटे औजारों की आवश्यकता पड़ी। जब छोटे औजारों की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने बहुत छोटे छोटे औजार बनाए जो औजार इस काल में प्राप्त होते हैं वे 6-6 इंच तक छोटे मिलते हैं, जबकि इसके पहले जो प्राप्त होते थे वो बड़े बड़े औजार होते थे, भद्दे होते थे, बेडौल होते थे, उनका समानुपातिक आधार ठीक नहीं होता था। इसीलिए क्योंकि तत्कालीन मानव बड़े बड़े पत्थर की सहायता से या उनके औजारों की सहायता से बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था, जिसे हम कहते हैं बिग गेम हंटिंग। लेकिन इस काल में छोटे जानवरों की शिकार की आवश्यकता पड़ी तो मानव ने क्या किया, छोटे छोटे औजार बनाना शुरू किया, जिसे कहते हैं माइक्रोलिथ। तो छोटे छोटे उपकरण जो बनाए गए उन्हें कहा गया माइक्रोलिथ। आपसे पूछा सकता है कि माइक्रोलिथ क्या है। तो माइक्रोलिथ ये छोटे छोटे ऐसे उपकरण हैं, ऐसे पत्थर के टूल्स हैं जो कि तत्कालीन मानव ने, मेसोलिथिक पीरियड के मानव ने इनका प्रयोग शिकार के लिए किया। जहाँ एक अन्य अंतर देखिए, जहाँ पे प्रारंभिक काल में बेसिकली क्वार्टजाइट पत्थर आदि का प्रयोग होता था, वहाँ पे अब अनेक प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे आपका हो गया फ्लिंट हो गया, जैस्पर हो गया, चर्ट हो गया, आदि का प्रयोग किया जाने लगा। इसी तरह अब औजार भी तरह तरह के हो गए, इन औजारों की तकनीक भी धीरे धीरे परिवर्तित हो गई। तो अब इस काल तक मानव जीवन शैली में अनेक परिवर्तन हो गए थे। अब आइए भारत में, जहाँ तक भारत का कंसर्न है तो भारत में मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल के जो प्रारंभिक अवशेष प्राप्त हुए हैं वह C.L. कार्लाइल को प्राप्त हुआ। C.L. कार्लाइल ने कहाँ से प्राप्त किया था? विंध्य घाटी के क्षेत्रों से। विंध्य घाटी क्षेत्र से C.L. कार्लाइल ने यहाँ से 1867 में 1867 में उन्होंने यहाँ से लघु पाषाण उपकरण, छोटे पाषाण उपकरण, छोटे पत्थर के औजार प्राप्त किए। और यहीं से यह मतलब जो विंध्य घाटी का क्षेत्र है यह भारत का प्राचीनतम मध्य पाषाणकालीन क्षेत्र रहा है, जहाँ से प्रारंभिक औजार प्राप्त हुए। लेकिन अगर पर्टिकुलर साइट, स्थान पूछे कौन सा प्राचीनतम स्थान है तो आंसर आपका अलग हो जाएगा। तो प्रारंभिक पूछेगा, मान लीजिए कि कहाँ से सबसे पहले प्राप्त हुआ, तब आपका आंसर हो जाएगा विंध्य घाटी के क्षेत्र से। लेकिन अब यहीं पे अगर पूछे कि सबसे प्राचीनतम स्थल मध्य पाषाण काल का कौन सा है, अभी हम मैप से भी इसकी चर्चा करेंगे, मैप से भी हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जहाँ तक भारतीय स्थलों की बात है तो प्रारंभिक खोज विंध्य घाटी के क्षेत्र से किया गया, C.L. कार्लाइल के द्वारा किया गया। लेकिन जो सबसे प्राचीनतम क्षेत्र है वह कौन सा है? वह है आपका सरायनाहर, महदहा, और दमदमा। समझिएगा, एक क्षेत्र ये हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण आपका है
आदमगढ़, आदमगढ़, बागोर, आदमगढ़ और बागोर, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गए। इसके अतिरिक्त भी जो क्षेत्र हैं अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसको समझिएगा, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है महदहा और महगड़ा को लेकर। महगड़ा को महगरा भी लिखते हैं, महगरा या महगड़ा, और यह है महदहा। महदहा जो है यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, प्रतापगढ़ में स्थित है। सरायनाहर, महदहा और दमदमा तीनों क्षेत्र उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित हैं, और तीनों क्षेत्र भारत के सबसे प्राचीनतम मध्यपाषाण कालिक स्थल हैं। यह भारत के सबसे प्राचीनतम मध्यपाषाण कालिक स्थल हैं, समझिएगा। जबकि जो महगरा है या महदहा है वह अलग क्षेत्र है। जो महगरा या महदड़ा, महगरा या इसको बोलते हैं महगड़ा, समझिएगा। यह जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है यह बेसिकली बेलन घाटी के क्षेत्र में है। तो ये तीनों क्षेत्र गंगा पार में है, और ये क्षेत्र जो है आपका यमुना नदी पार है। यमुना नदी की बात आई तो एक क्वेश्चन बता दें, यमुना नदी को मेगस्थनी ने जोबोरोस लिखा है, जोबोरेस। यमुना नदी को मेगस्थनीज ने जोबोरेस कहा है। ठीक है, अब समझिएगा। जहाँ तक ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात है तो इन क्षेत्रों से सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन से प्राप्त होते हैं, ये समझिए। सरायनाहर से माना जाता है कि प्राचीनतम, विश्व इतिहास में प्राचीनतम मानवीय आक्रमण का साक्ष्य मिलता है। मानवीय आक्रमण, तो यहाँ से मानवीय आक्रमण के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य मानवीय आक्रमण का, और यहाँ से अस्थिपंजर भी मिले हैं। मानवीय अस्थि पंजर भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, समझिएगा। दूसरा, ये जो अस्थिपंजर है शारीरिक अवशेष हैं। इसके बाद सरायनाहर से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सरायनाहर से 14 ह्यूमन स्केलेटन प्राप्त होते हैं। जबकि महदहा से 28 ह्यूमन स्केलेटन प्राप्त होते हैं, और दमदमा से 41। समझिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा मध्यपाषाण कालिक स्थल है जहाँ से 41 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, या जहाँ से 28 मानव कंकाल प्राप्त हुए, या जहाँ से 14। तो जो 14 पूछे तो सरायनाहर, 28 पूछे तो महदहा, और अगर 41 पूछे तो दमदमा। इसी तरह एक जो मिर्ज़ापुर का एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं लेखैया। लेखैया से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। लेखैया से 17 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके। महदहा से स्त्री पुरुष साथ में दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। स्त्री पुरुष साथ दफनाए जाने के साक्ष्य का मतलब है युगल समाधान।
युगल समाधान, जब एक ही कब्र में दो लोगों को दफनाया जाता है तो इसे कहते हैं युगल समाधान। तो महदहा से युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे और समझिएगा कि अगर महदहा से युगल समाधान मिले हैं स्त्री पुरुष दफनाने के, इसके साथ ही साथ कई अन्य ऐसे स्थल हैं जहाँ से युगल समाधान मिलते हैं, लेकिन उनका समय अलग अलग है। तो उनको समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में आपको जो भी चीज़ पहले स्ट्राइक करती है आप उसी पे टिक कर जाते हैं और गलत हो जाता है। तो समझिएगा, अगर मान लीजिए देखिए ये तो आपका मध्य पाषाण कालिक स्थल है महदहा, जहाँ से स्त्री पुरुष के समाधान मिले हैं युगल समाधान। इसके बाद कहाँ कहाँ मिलते हैं? बुर्जहोम से भी युगल समाधान मिला है, लेकिन समझिएगा ये किसका है? मालिक और कुत्ता का। मालिक और कुत्ते का युगल समाधान बुर्जहोम से भी मिलता है। बुर्जहोम इसको कहते हैं, बुर्जहोम का नाम है, इसको कहते हैं प्लेस ऑफ बिर्च। ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है जहाँ पे इस प्रकार के पेड़ की बहुलता है, इसीलिए इसका नाम बुर्जहोम रखा गया है। समझिएगा, अब यहाँ पे बुर्जहोम से जो मालिक और कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है, बुर्जहोम चूँकि नवपाषाण कालिक साक्ष्य है, नवपाषाण काल का है, न्यूलिथिक पीरियड का है, इसीलिए बुर्जहोम से अगर युगल समाधान पूछेगा तो वो नवपाषाण काल का हो जाएगा। तीसरा देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे, हड़प्पा काल में आते हैं। हड़प्पा काल में हमारे पास कई स्थान से प्राप्त होते हैं, जैसे लोथल, कालीबंगा, बनावली और संघोल। लोथल, कालीबंगा, लोथल, कालीबंगा, सॉरी यहाँ एक मिनट, बनावली से नहीं मिलता है, बनावली से जो होता है अग्निकुंड मिला है सभी। लोथल से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है और रोपड़ से मिलता है। ठीक है, रोपड़ मतलब रूपनगर, यहाँ से भी मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। लोथल से व्यक्ति और बकरी को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। समझिएगा, यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते, यहाँ से बकरी के साथ मनुष्य का साक्ष्य मिला है। और एक अभी लेटेस्ट में मिला है, वर्तमान में जो हरियाणा के राखी गढ़ी से जो वर्तमान में बसंत शिंदे सर के द्वारा जो खुदाई एक्सकवेशन का कार्य हो रहा है, वहाँ से जो लेटेस्ट साक्ष्य मिला है एक, उसको कहते हैं कि यह युगल समाधान तो है राखी गढ़ी का, लेकिन यह प्रथम कपल स्केलेटन माना जाता है। तो यह माना जाता है कि यह पहला ऐसा साक्ष्य है, संभवतः यह या तो लवर्स के रहे होंगे या तो पति पत्नी के रहे होंगे। तो ये साक्ष्य मिलते हैं, हम आपको इसको मैप से दिखाएंगे, क्योंकि ये ऐसा साक्ष्य है जो राखी गढ़ी से दो स्केलेटन एक साथ प्राप्त हुआ है। ये दोनों स्केलेटन एक दूसरे को देखते हुए हैं, तो ये दोनों स्केलेटन एक दूसरे को देखते हुए दफन किए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये संभवतः कपल्स रहे होंगे, तो यह प्रथम कपल का साक्ष्य माना जाता है। तो आपका अगर आंसर समझिएगा कि अगर हड़प्पा काल में युगल समाधान पूछेगा तो यहाँ से होगा, अगर नवपाषाण काल में होगा तो यहाँ से होगा, और अगर मध्य पाषाण काल का पूछेगा तो आपका आंसर ये होगा। अब इसी तरह समझिए, साथ ही साथ महगड़ा से हमारे पास मृगसिंह के छल्ले मिलते हैं। महगड़ा से मृगसिंह के छल्ले प्राप्त होते हैं। महगड़ा से मृगसिंह के हिरण के सींग के बने हुए छल्ले प्राप्त होते हैं, जबकि दमदमा से हाथी दांत का लटकन प्राप्त होता है। दमदमा से
दमदमा से हाथी दांत का लटकन प्राप्त होता है। ठीक, अब इसी तरह एक दो और इम्पॉर्टेंट आपको तथ्य देते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है आपके लिए वे हैं सराय नाहर, महदहा और दमदमा से तीनों स्थान से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। अभी हम इसको मैप से आपको दिखाएंगे गर्तावास कैसे होते हैं। गर्तावास जमीन के अंदर स्तंभ आदि की सहायता से जमीन के अंदर जो गुफा बना के वो लोग रहते थे प्रारंभिक मानव, उसे हम कहते हैं गर्तावास। जमीन के अंदर रहने की प्रक्रिया। गर्तावास पोस्ट होल, इसके साथ कहाँ से मिलते हैं? सराय नाहर, दमदमा और महदहा। समझिएगा, यहाँ तो मिले, इसके अतिरिक्त भी मिलते हैं जैसे बुर्जहोम प्लस गुफकराल। ये दोनों स्थल जम्मू कश्मीर के हैं। गुफकराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा, गुफकराल कुम्हार की गुफा। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ दोनों स्थान से भी हमारे पास नवपाषाण काल के गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। जमीन के अंदर रहने के साक्ष्य मिलते हैं। अब क्वेश्चन आपका हो सकता है कि पूछे निम्नलिखित में कहाँ से गर्तावास मिलते हैं। अगर सभी ऑप्शन है तो 1 2 3 4 कर सकते हैं, इनमें से आल कर सकते हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है पूछे निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालिक स्थल से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं, तो आंसर ये हो जाएगा बुर्जहोम और गुफकराल। और अगर यह मध्य पाषाण काल का पूछेगा तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर केवल गर्तावास पूछेगा तो दोनों आंसर हो सकता है। तो आपको एग्जामिनेशन में ये ध्यान देना है कि किस काल का पूछ रहा है, क्योंकि प्रारंभिक जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जब तक आप उनको पूरी तरह नहीं जानेंगे एक एक साइट्स किस काल से संबंधित है, वह पैलियोलिथिक का है कि अपर पैलियोलिथिक का है कि मिडिल पैलियोलिथिक का है कि नियोलिथिक का है कि मेसोलिथिक का है, फिर वहाँ से कौन से साक्ष्य मिलते हैं, तो इनका डिवीज़न और डिफ्रेंसिएशन पूरी तरह से आप इसको अच्छे तरह से अगर कर लेंगे तो तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप जब आपका कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जब कंपैरिजन करके पढ़ेंगे और कंपैरिजन के साथ फिर इनमें से अंतर स्थापित करेंगे, तो फिर आपका क्या होगा, कंसेप्ट इस संदर्भ में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आपसे गलती की संभावना कम रहेगी। तो एक तो आपका क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा समझिएगा कि कहाँ कहाँ से गर्त चूल्हे मिलते हैं। ठीक है, समझिए, ये जो अब ये तो गर्तावास हमने पढ़ा अभी। गर्तावास जमीन के अंदर रहने के लिए बनाई गई गुफाएं, और इन तीनों स्थानों से और साथ ही साथ गुजरात का एक स्थल है लंघनाज। इन तीनों स्थानों से साथ ही साथ गुजरात के स्थल लंघनाज से चारों जगह से हमारे पास गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब है गर्त चूल्हा, मतलब जमीन के अंदर जो गुफा बनाई गई मानव जिसमें रहता था, वहाँ पे जो चूल्हे जलाने का साक्ष्य, चूल्हे का साक्ष्य मिला है, इसको बोलते हैं आप पिट हर्थ। पिट हर्थ, ठीक है। तो गर्त चूल्हे के साक्ष्य हमें इन केंद्रों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, गर्त चूल्हे तो अलग अलग जगह से बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। 8 कहीं कहीं 14 कहीं 8 गर्त चूल्हे तक साक्ष्य मिल जाते हैं। तो बड़ी संख्या में इससे हमें पता चलता है कि जो तत्कालीन मानव था अब चूल्हे ले जलाता था, भले नियमित प्रयोग न करता हो। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके महत्वपूर्ण हैं। अब इसके बाद आइए, इसके बाद जो अन्य
महत्वपूर्ण तथ्य है वह है इस काल का आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, बागोर आपका राजस्थान में स्थित है। बागोर भारत में मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है, सर्वाधिक विस्तृत स्थल। ठीक है, तो यह बागोर मध्य पाषाण काल का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। जबकि दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि आदमगढ़ और बागोर दोनों से भारत में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। दोनों से भारत में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, तो पशुपालन पूछेगा तो या तो आदमगढ़ रहेगा या तो बागोर। अगर दोनों रहेगा तो दोनों होगा, क्योंकि इनका कालक्रम एक है, दोनों मेसोलिथिक साइट्स हैं, तो इसलिए इनका टाइम फेज जो है वह एक ही है, तो आंसर दोनों रहेगा। तो याद रखिएगा, अगर एक पूछेगा तो एक, दो पूछेगा तो दो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आपके इसमें है। अब आते हैं, देखिए, जहाँ तक तत्कालीन मानव की बात है, हम यह मानते हैं कि इस काल में जो मानव समूह था उसे हेमेटिक नेग्राइड कहते हैं। हेमेटिक नेग्राइड हेमेटिक नेग्राइड तो हेमेटिक नेग्राइड समूह का इस काल में मानव होता था, जो यहाँ पे नेग्राइड हेमेटिक नेग्राइड समूह का मानव होता था। जहाँ तक तत्कालीन मानव की जीवन शैली की बात है, तो यह माना जाता है कि तत्कालीन मानव अभी भी आखेट प्रधान ही था। अभी भी मोस्टली वह घुमक्कड़ और यायावर जीवन व्यतीत करता था। अभी भी उसके जीवन शैली में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन पहले की अपेक्षा उसमें काफ़ी सुधार हो गया था। चूँकि अब वह पहले की अपेक्षा के जहाँ प्रारंभिक मानव ज़्यादातर नदियों के किनारे, शिलाश्रयों के पास, खुले आसमान के नीचे रहता था, अब तत्कालीन मानव गुफाओं में आदमी रहने लगा। अभी यद्यपि यह अस्थायी बस्तियों का निर्माण नहीं किया है, लेकिन निश्चित तौर से अब इनमें पहले के अपेक्षाकृत अधिक ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन दिखाई देने लगता है। तो सेंट्रलाइज्ड होने के कारण ये लोग एक स्थान पर रहने लगे। तो लेकिन इनके समूह बहुत छोटे छोटे होते थे, इसीलिए तत्कालीन मानव समूहों को, जो उनकी सामाजिक व्यवस्था थी, ऐसे समाज को हम बैंड सोसाइटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तत्कालीन बैंड सोसाइटी। बैंड सोसाइटी। अब ये क्या है समझिएगा, मानता है कि प्रारंभिक मानव की वह सामाजिक समूह, वह सामाजिक व्यवस्था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग शामिल होते हैं। यह बड़ा समूह नहीं होता है, छोटा समूह होता है, जिसमें नातेदारी का विकास धीरे धीरे होता है। इन समूहों में ये समूह छोटे छोटे समूहों में विभाजित होते हैं, जिनमें अधिकतम 100 लोग होते हैं। इनमें आगे चल के धीरे धीरे नातेदारी का विकास होता है, आगे चलकर इनका समूह बड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें जो श्रम विभाजन होता है, तो श्रम विभाजन जो होता है वह उसका मुख्य आधार इस समय अभी तक इनका लिंग, ठीक है, अभी तक जो श्रम विभाजन का मुख्य आधार था वह उम्र और लिंग होता था। मतलब कोई मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, तो कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, कोई घरेलू कार्य करेगा या कौन शिकार करेगा, तो इन सबको निर्धारित
बेसिकली उम्र और लिंग के आधार पर ही उस समय किया जाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा सामाजिक संरचना का विकास नहीं हुआ था। यहाँ तक आपका मध्य पाषाण काल है, जिसका महत्वपूर्ण क्षेत्र और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में हमने चर्चा किया। अब आते हैं हम लोग नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज नवपाषाण काल, नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग नियोलिथिक शब्द का पहली बार प्रयोग प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जॉन लुबाक ने किया है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जॉन लुबाक ने किया है। समझिएगा, दो महत्वपूर्ण बुक है, एक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स और एक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगट ने लिखा है, प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगट ने लिखा है, जबकि प्री हिस्टोरिक टाइम्स जॉन लुबाक ने लिखा है। और इसी बुक में उन्होंने सबसे पहली बार नियोलिथिक और पैलियोलिथिक दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। तो नियोलिथिक और पैलियोलिथिक दोनों शब्दों का पहली बार प्रयोग जो हुआ है वह जॉन लुबाक ने किया है, जबकि मेसोलिथिक शब्द का पहली बार प्रयोग हार्डर वेस्टरॉफ ने किया है। ठीक, तो पहला कंसेप्ट आपका ये हुआ। अब आइए नियोलिथिक को स्टुअर्ट पिगट महोदय ने नवपाषाणिक क्रांति तथा अन्न उत्पादक संस्कृति कहा है। तो ये आपका नियोलिथिक रिवोल्यूशन और दूसरा है आपका फूड प्रोडक्टिव कल्चर। तो नियोलिथिक रिवोल्यूशन और फूड प्रोडक्टिव कल्चर दोनों शब्दों का प्रयोग स्टुअर्ट पिगट ने किया है। इनकी किताब है प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसमें उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो क्यों किया? क्योंकि माना जाता है कि नवपाषाण काल तक आते आते जिसका समय विश्व परिप्रेक्ष्य में, मैंने कहा था कि समय जो है थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आता है। तो विश्व परिप्रेक्ष्य में नवपाषाण काल का समय जो है वह हम लोग मानते हैं लगभग 9-10 हज़ार BC। विश्व परिप्रेक्ष्य में 9-10 हज़ार BC से मानते हैं कि BC के बाद का काल 9-10 हज़ार, जबकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम मानते थे 5,000 या 4,000 BC के बाद का काल। यद्यपि अभी भारत में भी ऐसे साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं जिनके आधार पर कहा जाता है कि भारत में भी नवपाषाण काल लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक आ गया था। मतलब इसकी जो आपकी एंटिक्विटी है, इसकी प्राचीनता है, लगभग वो 8,000 ईसा पूर्व तक जा रही है। जिसका मुख्य साक्ष्य क्या है? आपका लहुरा देव है, जहाँ से अभी हमारे पास कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम अभी इसके आगे चर्चा करेंगे। तो हम मानते हैं कि भारत में भी नवपाषाणिक संस्कृति की प्राचीनता अब थोड़ी सी पीछे जा रही है। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो नवपाषाणिक क्रांति का मतलब होता है, ये कहा गया कि नवपाषाण काल तक आते आते मानव सभ्यता में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन उसके विविध क्षेत्रों में होता है, चाहे उसकी जीवन की रहन सहन की पद्धति हो, चाहे उसके द्वारा प्रयुक्त औजार हों, चाहे उसके द्वारा कृषि का विकास किया गया हो, चाहे सामुदायिक जीवन का शुरुआत हो। तो इस काल में अनेक आमूलचूल परिवर्तन किए गए। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, रिवोल्यूशन का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, तो ऐसा समझिएगा। और इंकलाब जो शब्द है, इंकलाब शब्द का भी मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। इंकलाब शब्द का पहली बार प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने बंग ए दर्रा में किया है।
मोहम्मद इकबाल ने बंग ए दर्रा में किया है। जबकि इंकलाब को राजनीतिक नारे के रूप में, इंकलाब जिंदाबाद जिसे हम कहते हैं, उस नारे के रूप में इसका सबसे पहली बार प्रयोग और सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया है वह बेसिकली भगत सिंह ने किया है। ठीक है। और जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, यह भी मोहम्मद इकबाल के ही बुक से लिया गया है। उसका नाम है तराना ए हिंद। तो तराना ए हिंद में सारे जहाँ से अच्छा है, और इंकलाब शब्द जो है वह बंग ए दर्रा में है। अब आइए यहाँ पे ये कहा गया कि तत्कालीन मानव, नवपाषाणकालिक मानव ने सबसे पहले विश्व में नियमित कृषि की शुरुआत किया, नियमित आग जलाना शुरू किया, आग का प्रयोग करना शुरू किया। इसके साथ साथ तत्कालीन मानव ने सामुदायिक जीवन की शुरुआत किया, सामाजिक जीवन की शुरुआत किया। इसके बाद तत्कालीन मानव जीवन में पहली बार व्यावसायिक विभेदीकरण की शुरुआत हुई। तो ऑक्यूपेशन के स्थान के आधार पर अलग अलग समूह, अलग अलग वर्ग का निर्माण हुआ। ये पहली बार सब नवपाषाण काल में हुआ। तो नवपाषाण काल में, और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि नवपाषाण काल में लगभग माना जाता है कि इसी समय कोलार की जो खान है कर्नाटक की, जहाँ पे स्वर्ण खनन होता है, उसका भी प्रयोग शुरू हुआ या उसके बारे में साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो वह भी इसी काल की है। तो हमारे पास ये समझिए कि नवपाषाण काल तक आते आते जीवन, तत्कालीन मानव के जीवन शैली में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसी परिवर्तनों के कारण ही यह कहा जाता है कि यह एक सांस्कृतिक क्रांति थी। सांस्कृतिक क्रांति का मतलब होता है कल्चरल रिवोल्यूशन, मतलब व्यक्ति के सांस्कृतिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन। संस्कृति क्या है? संस्कृति शब्द का पहली बार प्रयोग सिसरो ने टस्कुलन डिस्पुटेशन में किया है। इसका मतलब होता है जब कोई संस्कृति का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति के रहन सहन की पद्धति, उसके सोच की पद्धति, उसके मनोवैज्ञानिकता आदि और उसकी खासकर रहन सहन की शैली की पद्धति के आधार पे जीवन जीने की जो कला होती है वह संस्कृति होती है। संस्कृति व्यक्ति का आंतरिक पक्ष होता है, व्यक्ति का आंतरिक गुण होता है, और उसी के आधार पे वह अन्य देशों या अन्य संस्कृतियों के सापेक्ष अपनी अलग पहचान स्थापित करता है। तो यहाँ पे इस सांस्कृतिक जीवन शैली में अनेक जो परिवर्तन आए, इन परिवर्तनों के कारण ही इसे हम सांस्कृतिक क्रांति भी कहते हैं। ठीक है। तो ये अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अब आइए इस काल में हमारे पास जो प्रारंभिक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए उनमें कौन कौन से साक्ष्य हैं? इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जैसे कि प्राचीनतम जो हमारे पास, अगर इसके साइट का एक्सटेंशन देखें तो इसके साइट का जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, वह उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में और खासकर पूर्व व पश्चिम के भी क्षेत्रों में मिलता है। लेकिन दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे हल्लूर हुआ, पिकली हल हुआ, कोडिकल हुआ, कुपगल हुआ, अतिरमपक्कम हुआ, उतनूर हुआ। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसी के साथ उत्तरी भारत में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो है जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्जहोम गुफकराल, जहाँ से मैंने भी चर्चा किया कि स्तंभगर्त के साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं बुर्जहोम से। तो ये सब वहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है, हम मैप से आपको बाद में चर्चा करेंगे। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य मिलता है। प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य भारत में लगभग 7000 ईसा पूर्व का है, जो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक, मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। लेकिन विश्व में प्राचीनतम बस्ती पूछेगा तो आपका हो जाएगा जेरिको। जेरिको कहाँ है? फिलिस्तीन में है। ठीक है, यह नतूफियन संस्कृति का केंद्र है, जहाँ से प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ से प्राचीनतम फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं, आया फोर्टिफिकेशन के साथ एक याद आया, फॉरेस्ट्रेशन।
कहा जाता है कि राजस्थान के नरवा, गोविंदगढ़ और लैखवा से प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। से प्राचीनतम वृक्षारोपण फॉरेस्टेशन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य, मेहरगढ़ से प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। कृषि का साक्ष्य मिलता है कब का? 7000 BC, 7000 BC का मिलता है साक्ष्य यहाँ से। मेहरगढ़ से भैंस पालन का भी साक्ष्य मिलता है। भैंस पालने का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिलता है, समझिएगा। भैंस पालने का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिलता है, लेकिन उसका समय भी नवपाषाण काल से पहले का ही है। तो प्राचीनतम भैंस पालने का भी साक्ष्य मिलता है, भैंस पालन का साक्ष्य। जबकि प्राचीनतम हाथी पालन का साक्ष्य जम्मू कश्मीर से मिलता है। प्राचीनतम हाथी पालने का साक्ष्य जो होता है वो जम्मू कश्मीर से मिलता है। एक तो एक कृषि का साक्ष्य प्रारंभिक दौर में जब हम 7000 ईसा पूर्व मानते थे तो मेहरगढ़ को मानते थे। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में समझिए, कोल्डिहवा, पंचोह, महगड़ा या महगरा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण केंद्र हैं नवपाषाण काल के। कोल्डिहवा, ये तीनों मुख्यतः जो है बेलन घाटी के क्षेत्र हैं। यहाँ कोल्डिहवा से 6000 ईसा पूर्व, 6000 BC के चावल का साक्ष्य मिला है। चावल का साक्ष्य यहाँ से मिला है, 6000 BC का है। इसी के साथ वह अभी जो लेटेस्ट साक्ष्य कृषि का मिला है वह मिला है आपका संत कबीर नगर में स्थित लहुरादेव, इसे कहते हैं जगदीशपुर, इसे कहते हैं जगदीशपुर। यहाँ से लगभग 8000 ईसा पूर्व का चावल का साक्ष्य मिलता है। तो यह भारत में कृषि का वर्तमान में प्राचीनतम स्रोत है। यह भारत में कृषि का वर्तमान में प्राचीनतम स्रोत है। इसी के आधार पे भारत में कहा जाता है कि नवपाषाण काल जो है उसकी तिथि भी विश्व के सापेक्ष पीछे जा रही है और संभवतः विश्व के जैसे जब विश्व में नवपाषाण काल आया उसी के आसपास भारत में भी नवपाषाण काल की शुरुआत हुई होगी। तो ये आपके नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। साथ ही साथ तो आपको यहाँ से ये बताना है, कोल्डिहवा हो गया, मेहरगढ़ हो गया, आपका लहुरादेव हो गया, और दूसरा समझिएगा कि इसी काल में मानव ने पहली बार चाक और पहिए का प्रयोग करना शुरू किया। चाक और पहिए का प्रयोग करना शुरू किया। नवपाषाण काल में मानव ने चाक और पहिए का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसी काल का एक अन्य जगह है, महत्वपूर्ण है, वह है बिहार में स्थित चिरांद। चिरांद से हड्डी के सर्वाधिक उपकरण मिलते हैं। चिरांद से हड्डी के सर्वाधिक उपकरण मिलते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया चिरांद। कर्नाटक में स्थित एक जगह है पिकलीहल, यहां से शंख का ढेर मिलता है। पिकलीहल से यहां से शंख का ढेर मिलता है। अब
समझिएगा, ये तो हो गए आपके नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता। अब समझिए एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कहा जाता है कि भारत में भी अगर देखा जाए कि नवपाषाणी क्रांति क्या एक साथ पूरे भारत में आई थी, तो इस संदर्भ में भी विद्वानों में मतैक्यता नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस समय उत्तर भारत में तत्कालीन मानव आधुनिक जीवन, अस्थायी बस्तियों का निवास करके, अस्थायी बस्तियों का निर्माण करके अस्थायी जीवन, अस्थायी सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है, अस्थायी कृषि का विकास हो गया, अन्न उत्पादक सरप्लस प्रोडक्शन की शुरुआत हो गई, तो यहाँ व्यवसायिक विभेदीकरण की शुरुआत हो गई। तो तत्कालीन जहाँ मानव समुन्नत जीवन, आधुनिक जीवन शैली का धीरे धीरे प्रयोग करने लगा, लेकिन अभी इस समय भी दक्षिण भारत अपेक्षाकृत उत्तर भारत से कमज़ोर था, अपेक्षाकृत अभी उसका उतना समुन्नत विकास नहीं हुआ। अब भी वर्तमान समय तक जब उत्तर भारत में नवपाषाण काल का दौर चल रहा था, तो दक्षिण भारत में अब भी चरवाही संस्कृति का विकास हो रहा था। चरवाही संस्कृति, इसको बोलते हैं शेफर्ड कल्चर। शेफर्ड कल्चर, ठीक है। अब यहाँ पे चरवाही संस्कृति कैसे है, इसका साथ कैसे पता चलता है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में स्थित एक जगह है आपका उतनूर, कर्नाटक का है कोडिकल, कुपगल, अन्य अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से हमारे पास एस माउंट्स के साक्ष्य मिलते हैं। एस माउंट्स, ये आपके सिविल में पूछा गया क्वेश्चन है, यूजीसी में पूछा है। एस माउंट्स क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम एस टीला, ये आपका है एस माउंट्स। समझिएगा, एस माउंट्स क्या होते हैं, एस टीला, इसको ऐसे समझिए, एस टीला। ऐसे क्षेत्र, दक्षिण भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे तत्कालीन मानव अपने पशुओं को बांधता था, कुछ समय तक जहाँ पशु बांधता था, तो उसके बाद उस पशुओं द्वारा उच्छिष्ट पदार्थ जैसे उनके मलमूत्र, गोबर, और जिस बाड़े को बना के, वेदिका को बना के, वो बाउंड्री बना के जिसमें वो लोग बांस बल्ली आदि बांध कर वो लोग वहाँ पे पशुओं को बांधते थे, रखते थे। कुछ समय बाद क्या होता था कि वो जितने भी उसके द्वारा पशुओं द्वारा प्रयोग किए गए उच्छिष्ट पदार्थ थे, मलमूत्र, गोबर आदि और जो बाड़े थे, सबको मिला के वो लोग एक जगह रख के जला देते थे। जब उसको जला देते थे तो जलाने के बाद वो दूसरी जगह चले जाते थे। तो जब उसको जला देते थे तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े राख के ढेर प्राप्त होते थे, राख के ढेर हो गए जगह जगह पे, तो इसे कहा गया एस माउंट्स। तो इससे पता चलता है कि तत्कालीन मानव अभी भी घुमक्कड़ और यायावर जीवन व्यतीत कर रहा था। यह पूरी तरह से उत्तर भारत की तरह अस्थायी कृषि व्यवस्था, अस्थायी बस्तियों का निर्माण, अस्थायी सामाजिक जीवन तक अभी नहीं पहुंच पाया था। यह अभी भी चरवाही संस्कृति ही व्यतीत कर रहा था। तो इस प्रकार यहाँ पे शेफर्ड कल्चर का ही अभी भी विकास हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि प्रारंभिक मानव का जो क्रमिक विकास शुरू हुआ प्लीस्टोसीन एज में, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत प्रातिनूतन काल या प्लीस्टोसीन में जो शुरू हुआ, वह आधुनिक मानव के रूप में उच्च पूर्व पाषाण काल में अपर पैलियोलिथिक एज में होमोसेपियंस के विकास के साथ अपनी पराकाष्ठा पहुंचता है। और उसके बाद यह धीरे धीरे क्रमिक सामाजिक जीवन की ओर अग्रसर होता है और नवपाषाण काल तक आकर वह अस्थायी कृषि व्यवस्था, अस्थायी पशुपालन की व्यवस्था और अस्थायी सामाजिक जीवन जीने लगता है। तो यहाँ तक का लेक्चर अभी आज समाप्त होता है। कल हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग कैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल की चर्चा करेंगे, मेगालिथिक एज एंड कैल्कोलिथिक एज। और इन एक लेक्चर के बाद फिर हम लोग पहुँच जाएंगे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज के लिए यहाँ तक, धन्यवाद।